अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग खैर खैर से होंगे। आज हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम। जिस तरह हमने मिनरल स्टार्ट किए हैं और हर एक मिनरल्स की हम बायोकेमिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एक नंबर पर सोडियम किया था, फिर हमने पोटाशियम किया था, फिर कैल्शियम आज हमने क्लास लिया था। इसके बाद है मैग्नीशियम का बायोकेमिकल फंक्शन। आज हमारा टॉपिक है मैग्नीशियम का हम बायोकेमिकल फंक्शन आज हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले स्लाइड की तरफ आते हैं कि मैग्नीशियम के बायोकेमिकल फंक्शन में क्या आते हैं। फर्स्ट नंबर मैग्नीशियम जो कि है, इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन और बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम इट इज द फोर्थ मोस्ट एबंडेंट केटाइन इन द बॉडी। ये बॉडी में फोर्थ मोस्ट एबंडेंट केटाइन है हमारे बॉडी के अंदर। यानी यहाँ पर आप देखें, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट केटाइन इन आवर बॉडी फोर्थ नंबर पर है। केटाइन में बॉडी में जो मोस्ट एबंडेंट है वो फोर्थ नंबर पर मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम एज द फोर्थ मोस्ट एबंडेंट केटाइन इन द बॉडी। मैग्नीशियम इज मेनली सीन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। कैल्शियम की हमने बात की थी कि ये बोन्स टीथ वगैरह में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और सोडियम जो कि है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा था, लेकिन मैग्नीशियम जो कि है ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा तौर पर अकर होता है। एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट इंट्रा सेलुलर केटाइन। लेकिन इंट्रा सेलुलर के लिहाज से, चूँकि हमने कहा कि ये मेनली जो कि है इंट्रा सेलुलर अकर होता है, तो इंट्रासेलुलर केटाइन के हवाले से अगर हम इंट्रासेलुलर केटाइन के हवाले से देखें तो ये सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट केटाइन है। सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट केटाइन है मैग्नीशियम इंट्रासेलुलर केटाइन के हवाले से, ठीक है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पर हमने तीन इंपॉर्टेंट बातें की है। सबसे पहले बात ये था कि मैग्नीशियम जो कि है ये फोर्थ मोस्ट एबंडेंट केटाइन है बॉडी में फोर्थ मोस्ट एबंडेंट केटाइन है। सेकंड क्या है कि मैग्नीशियम जो कि ये मेनली इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अकर होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। और इंट्रासेलुलर केटाइन के हवाले से जितने इंट्रासेलुलर केटाइन है, तो इनमें सेकंड मोस्ट जो प्रिवेलेंट है वो है, इन्हीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये है मैग्नीशियम, ठीक है। बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये तो इसकी अकरेंस के हवाले से था। ये जो पहला पैराग्राफ था ये इसकी अकरेंस के हवाले से था कि ये कहाँ कहाँ पर अकर होता है, ठीक है ना। बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यानी 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हमारे बॉडी में होता है। टोटल पोटाशियम हमारे बॉडी में कितना है? 25 ग्राम है, 25 ग्राम है। अबाउट 60%, और इस 25 ग्राम का जो 60% हिस्सा है, 60% यानी 60% ऑफ मैग्नीशियम, 60% ऑफ मैग्नीशियम जो कि है ये विच इज़ कॉम्प्लेक्सेस विद कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड बोन्स। 60% मैग्नीशियम जो कि है ये बोन्स में होता है, बोन्स में। और बोन्स में किस फॉर्म में होता है? यानी बोन्स में ये कैल्शियम और फास्फोरस के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है ना। 60% मैग्नीशियम जो कि है, 60% मैग्नीशियम ये बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। अबाउट 1%, जबकि 1% जो कि है 1% यानी 60% तो बोन में हो गया, ठीक है ना। बोन्स में 60% बोन में हो गया। 1% जो कि है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। 1% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, और जबकि जो रिमेनिंग बच जाता है तो ये सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। ये मैग्नीशियम की डिस्ट्रीब्यूशन थी। द सेकंड पैराग्राफ इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम कि ह्यूमन बॉडी में टोटल मैग्नीशियम कितना है? 25 ग्राम। 60% इसका जो कि है ये बोन्स में आकर है, कैल्शियम और फास्फोरस के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। 1% ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, जबकि रिमेनिंग जो होता है ये सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सोर्सेज की तरफ आते हैं। मैग्नीशियम की सोर्सेज की तरफ। मैग्नीशियम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेजिटेबल्स एंड आल्सो फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यूज। यानी वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा होता है और तकरीबन एनिमल टिश्यूज में भी होता है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर सीरियल, जितने भी दालें वगैरह है, बीन में पाए जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जिस तरह पहले भी हमने जिक्र किया था। पोटैटोज में होता है, एलमंड्स में होता है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में एग्जांपल चीज़ में ये होता है। मैग्नीशियम के ये फूड सोर्सेज हो गए, ठीक है।
डेली रिकमेंडेड जो अलाउंस है RDA मैग्नीशियम का, यानी रोज़ाना के हिसाब से हमें कितना लेना चाहिए मैग्नीशियम को। सॉरी, कभी कभी मैं मैग्नीशियम की बजाय कैल्शियम या पोटाशियम कहता हूँ। इसकी वजह यह है कि पिछले लेक्चर सामने ज़्यादा पोटाशियम और कैल्शियम वगैरह के लिए, तो इसलिए मुंह पर जो कि है कैल्शियम वगैरह आता है, ठीक है ना। लेकिन ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ये मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम का जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है ये क्या है, एडल्ट मैन में 350 मिलीग्राम पर डे जो कि है ये ज़रूरी है एडल्ट मैन में। जबकि फीमेल्स में, वुमेन में जो कि है 300 मिलीग्राम पर डे जो कि है ये इतना चाहिए बॉडी को। जबकि प्रेगनेंसी या लेक्टेशन पीरियड के दौरान, यानी प्रेग्नेंट और लेक्टेटिंग मदर में जो कि है इसकी पेयर 450 यानी 450 मिलीग्राम पर डे जो कि ये लेना चाहिए मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम जो कि है हमने 3 इंडिविजुअल में इसकी RDA के जिक्र किया, यानी डेली कितना लेना चाहिए। तो ये अगर एडल्ट मेन है तो 350 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए, अगर फीमेल है, वोमेन है, तो फिर 300 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान 450 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। सो सेकंड पैराग्राफ इज अबाउट दी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, और फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इसके सोर्सेज का जिक्र किया। so, बिल्कुल इजी है, इसमें जो कि है कोई कंसेप्चुअल जो कि कोई चीज़ नहीं है, ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊं, ये बहुत इजी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बायोकेमिकल फंक्शंस की तरफ आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बायोकेमिकल फंक्शंस, और इसमें पहला हम पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम जो कि है ये बहुत से एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। तो ये पहला फंक्शन है, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। तो मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ कोफैक्टर, मैग्नीशियम जो कि है ये एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। कोफैक्टर क्या चीज़ है, ये आप लोगों को पता होगा कि एंजाइम्स जब एक्टिव हो जाता है और उसकी एक्टिविटी के लिए कि ये लाइगेंड या सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर इसका प्रोडक्ट बनाए, सो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि कोफैक्टर जो कि इसके साथ अटैच हो जाए। कोफैक्टर क्या है, ये एंजाइम को एक्टिव बनाता है, ठीक है ना। एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मैग्नीशियम भी जो कि ये कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। मोर देन 300 एंजाइम्स रिक्वायर्स मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर, और तकरीबन 300 से ज़्यादा एंजाइम जो कि हैं इसको जो कि मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है कोफैक्टर के लिए, इसको मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। 300 से ज़्यादा एंजाइम जो कि है इसको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है कि एज अ कोफैक्टर जो कि है मैग्नीशियम उसको चाहिए। मैग्नीशियम इज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम सिस्टम्स। इसके अलावा मैग्नीशियम जो कि है ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर के तौर पर भी काम करते हैं कई एंजाइम्स के लिए। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का क्या मतलब है, आपने एक नाम सुना होगा या आगे जो कि है आप सुनेंगे इसके बारे में, एलोस्टेरिक एंजाइम्स का। एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम है जो एंजाइम के अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन या चेंजेस आ जाते हैं कि उसके लिए जो लाइगेंड बाइंडेड साइड्स है लाइगेंड के लिए वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म के एंजाइम्स को कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, जो अपने अंदर इस तरह की केमिकल मॉडिफिकेशन या चेंजेस लाते हैं, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट या ज़्यादा से ज़्यादा लाइगेंड जो कि हैं उसके साथ बाइंड हो जाए। तो इस किस्म के एंजाइम्स को कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स एलोस्टेरिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, यानी जो एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन एंजाइम्स के अंदर आ जाती है, तो जिन केमिकल की वजह से होती है उसको कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। सो मैग्नीशियम इज आल्सो वन ऑफ देम, इनमें से एक मैग्नीशियम भी है जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स है कई ज़्यादा एंजाइम्स के लिए, यानी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है। इट इज एसेंशियल फॉर पेप्टाइडेजेस एंजाइम्स, राइबोन्यूक्लिएजेस, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स एंड को-कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। यानी ये चंद एंजाइम्स के नाम हैं जिनके लिए जो कि है मैग्नीशियम जो कि है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कौन कौन से एंजाइम्स है, सो फर्स्ट नंबर जो कि है पेप्टाइडेजेस एंजाइम है, यानी एक जो कि है पेप्टाइडेज एंजाइम हो गया जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। राइबोन्यूक्लिएजेस एंजाइम जो आरएनए वगैरह की जो कि है डाइजेशन काज करता है। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम जो जितने भी ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं, एंड को कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होते हैं या जो प्रोसेस जो रिएक्शंस होते हैं, सो उस रिएक्शन में जो कि है इसको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है।
तो ये वो इंजाइम्स है जिसमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो सबसे पहले जो हमने इसका फंक्शन पढ़ा मैग्नीशियम का, वो क्या है कि मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम करता है और मोर देन 300 एंजाइम्स ऐसे हैं जिसको कोफैक्टर की मैग्नीशियम को एज अ कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो कि है ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर के तौर पर भी काम करता है कई एंजाइम्स के लिए। लास्ट में हमने कुछ एंजाइम्स की एग्जांपल पढ़े कि ये वो एंजाइम्स है जिसमें मैग्नीशियम जो कि है इसकी एक्टिविटी या मैग्नीशियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये पहला फंक्शन था। सेकंड फंक्शन की तरफ आते हैं। सेकंड फंक्शन की तरफ मैग्नीशियम जो कि है मैग्नीशियम इन्फ्लुएंसेस द सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पीटीएच का क्या मतलब है? पैराथायराइड हार्मोन बाय दी पैराथायराइड ग्लैंड्स। जाहिर बात है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है तो ये कहाँ से रिलीज होता है? ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड से जो पैराथायराइड हार्मोन या जिसको पैराथार्मोन भी कहते हैं, इसकी सिक्रीशन में ये हेल्प देता है मैग्नीशियम। ठीक है, सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि ये कुछ हार्मोन्स फॉर एग्जांपल पैराथायराइड हार्मोन जो कि हैं इसको पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट करने में हेल्प देता है। एंड हाइपोमैग्नीसीमिया, और अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए हाइपोमैग्नीसीमिया, ये अगर मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है मे काज, तो अगर इन हालात में जो कि है जिसमें मैग्नीशियम हमारे बॉडी में या ब्लड सीरम में जो कि है सीरम लेवल जो कि इसका कम हो जाता है, तो इस दौरान हाइपोपैराथायराइडिज्म भी काज हो जाता है। चूंकि पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन जो कि ये मैग्नीशियम की वजह से सिक्रेट होता है, तो अगर मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो हाइपोपैराथायराइडिज्म यानी पैराथायराइड हार्मोन भी फिर कम सिक्रेट होगा। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म इसको कहते हैं। फिर इसके अलग जो के हैं सिम्टम्स है जो बॉडी में अपेयर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हाइपोपैराथायराइडिज्म काज होता है अगर मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए। अगर हाइपोमैग्नीसीमिया अकर हो जाए तो फिर हाइपोथायराइडिज्म अकर होता है। ठीक है, सो ये दो फंक्शन हमने पढ़े। एक ये कि मैग्नीशियम जो कि है ये कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। दूसरा क्या है कि ये पैराथायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है ना, ये दो फंक्शन हो गए। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन की तरफ आते हैं। इसका थर्ड फंक्शन मैग्नीशियम का क्या हो सकता है? मैग्नीशियम एक्सर्ट्स एन इफेक्ट ऑन न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। न्यूरोमस्कुलर जो इरिटेबिलिटी है ये काज करता है, इस पर इसका इफेक्ट है सिमिलर टू डेट ऑफ कैल्शियम, जिस तरह कैल्शियम का हमने पढ़ा था। हाई लेवल डिप्रेस नर्व कंडक्शन एंड लो लेवल में प्रोड्यूस टिटनी। लेकिन ये बात याद रखें कि मैग्नीशियम का एक खास नॉर्मल लेवल तक जो कि है न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर मैग्नीशियम जो कि है इसकी लेवल ज़्यादा हो जाती है, यानी इसका जो हाई लेवल है तो ये भी फिर नुकसानदेह है। और अगर इसका जो लेवल है ये लो हो जाता है, यानी लो लेवल जो कि है ये भी जो कि है फिर नुकसानदेह होता है। यानी लो लेवल और हाई लेवल दोनों जो कि है फिर ये इसकी ये पेयर नुकसानदेह होते हैं। अगर मैग्नीशियम हाई लेवल पर हो तो फिर ये क्या करता है? ये नर्व कंडक्शन को डिप्रेस करता है। नर्व जो कंडक्शन है, जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है, इसको डिप्रेस करता है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम नहीं मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है, लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम में प्रोड्यूस टिटनी। फिर ये टिटनी काज करता है। टिटनी क्या मतलब है? जो इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स है इसको कहते हैं टिटनी। ठीक है ना, ये कब होता है? टिटनी कब अकर होता है? अगर हाइपोमैग्नीसीमिया अकर हो जाए, यानी मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए। ठीक है, सो मैग्नीशियम न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन एक खास नॉर्मल लेवल में। ये बात याद रखें कि नॉर्मल लेवल में ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा या कम होने से फिर इसके फंक्शन जो कि है ये इफेक्ट हो जाते हैं और फिर इसके जो कि है हार्मफुल इफेक्ट्स अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम हाई लेवल पर हो, हाइपर मैग्नीसीमिया हो, तो फिर ये नर्व कंडक्शन को डिप्रेस करता है। अगर मैग्नीशियम की लेवल कम हो जाती है, लो लेवल हो जाती है, तो फिर ये टिटनी काज करता है। तो ये तीसरा नंबर फंक्शन था। फोर्थ नंबर फंक्शन, अबाउट 70% ऑफ बॉडी मैग्नीशियम जो कि है इट इज प्रेजेंट एज एपेटाइट्स एंड बोन्स, डेंटल एनिमल एंड डेंटिना। 70% बॉडी का जो मैग्नीशियम है, 70% ऑफ बॉडी मैग्नीशियम ये एपेटाइट की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट, ये कहाँ पर होता है? बोन्स में होता है, बोन्स में। एंड डेंटल एनिमल में होता है, डेंटल एनिमल एंड डेंटिन में होता है। ठीक है ना, 70% जो हमारे बॉडी का मैग्नीशियम है इट इज प्रेजेंट एज एपेटाइट्स
जिस तरह कैल्शियम का हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट की शक्ल में ये होता है बोन्स में, ठीक है ना, इसका नेचुरल फॉर्म है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम जो है बोन्स में अकर होता है। इस तरह मैग्नीशियम जो कि 70% मैग्नीशियम जो कि है ये बोन्स में, डेंटल एनिमल में और डेंटिन में। बोन के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि बोन्स क्या है, लेकिन डेंटल एनिमल और डेंटिन किसे कहते हैं? हमारे टीथ का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो हार्ड है और जो थिन है, हार्ड थिन कवरिंग जो आपको नजर आता है, जो बोन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये हार्ड होता है लेकिन थिन होता है। इस कवरिंग को कहते हैं डेंटल एनिमल, इसको कहते हैं। और बिल्कुल इसी कवरिंग के बिल्कुल नीचे एक दूसरा लेयर आता है, फिर उस लेयर को कहते हैं डेंटिन। तो ये टीथ से रिलेटेड दो कवरिंग्स है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है टीथ का, जो हार्ड होता है और जो थिन होता है, इसको डेंटल एनिमल कहते हैं। इसके बिल्कुल नीचे जो कि है एक दूसरा लेयर आता है, फिर उसको डेंटिन कहते हैं। तो ये जो डेंटल एनिमल और डेंटिन है, इसमें भी ये मैग्नीशियम अकर होता है, ठीक है ना। सो अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, about 70% of body magnesium is present as appetites in bones, dental enamel and dentinum. सो 5 नंबर फंक्शन की तरफ आते हैं। जो पांचवा फंक्शन है इसकी तरफ आते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज की जो अपटेक होती है सेल के अंदर, ग्लूकोज का जाना इंसुलिन के थ्रू। यानी इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो ग्लूकोज होता है इसको सेल के अंदर ले जाता है, ठीक है ना। सो अपटेक ऑफ ग्लूकोज जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है इज रिड्यूस्ड इन मैग्नीशियम डिफिशिएंसी। यानी ये फिर मैग्नीशियम डिफिशिएंसी में रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है। जो अपटेक ऑफ ग्लूकोज है, इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज है, ये भी मैग्नीशियम पर डिपेंडेंट होता है। अगर मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी हो, मैग्नीशियम की कमी हो बॉडी में, तो फिर ग्लूकोज की जो अपटेक है ये भी रिड्यूस हो जाता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन इंप्रूव। तो इन हालात में अगर आप फिर इस तरह की फूड सप्लीमेंट्स ले ले, फूड सोर्सेज ले ले जिसमें मैग्नीशियम मौजूद हो, तो इससे क्या हो जाता है, इट इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस। जिन लोगों को ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, यानी ग्लूकोज की डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, इस कंडीशन को कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस। तो अगर आप इस तरह की मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले लें, तो मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन से क्या होता है कि जो ग्लूकोज टॉलरेंस है ये इंप्रूव हो जाता है, ठीक है ना। सो यानी ग्लूकोज का जो अपटेक है, जो ग्लूकोज का सेल के अंदर जाना है, ये जो कि है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। जो इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज है ये मैग्नीशियम पर डिपेंडेंट, यानी मैग्नीशियम की मौजूदगी में ये होता है। तो अगर मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी अगर हो जाए, यानी when magnesium is in deficient amount, तो इससे क्या हो जाता है कि फिर ग्लूकोज का जो अपटेक है ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा। और मैग्नीशियम इस दौरान अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेते हो तो फिर ये मसला हल हो जाता है और इससे ग्लूकोज टॉलरेंस भी इंप्रूव हो जाता है। ग्लूकोज टॉलरेंस किसे कहते हैं? मैंने आपको समझाया कि बाज़ इस तरह की कंडीशन, बाज़ तरह के इंडिविजुअल्स लोग होते हैं जो ग्लूकोज टॉलरेंस होते हैं, यानी वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेने से ग्लूकोज टॉलरेंस भी इंप्रूव हो जाता है। मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस। 6 नंबर फंक्शन क्या है कि मैग्नीशियम जो कि है ये डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस में भी हेल्प देता है। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 3, इसकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम जरूरी होता है। सो मैग्नीशियम इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस। ये 6 नंबर फंक्शन हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये तो फंक्शन 6 फंक्शन हमने पढ़े मैग्नीशियम के। अब नॉर्मल प्लाज्मा लेवल की तरफ आते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम मैग्नीशियम इज 1 to 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी मैग्नीशियम का जो नॉर्मल रेंज है, सीरम लेवल है, वो कितना है? 1 to 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये इसका नॉर्मल सीरम लेवल है, 1 to 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अबाउट 70% ऑफ मैग्नीशियम एग्जिस्ट, 70% मैग्नीशियम एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये याद रखें कि मैग्नीशियम दो कंडीशंस में आकर हो जाता है, एक इसका फ्री स्टेट है और दूसरा प्रोटीन बाउंड स्टेट है, ठीक है ना। मैग्नीशियम जो कि हमारे बॉडी में दो तरह की इसकी स्टेट्स, दो स्टेट्स में आकर होता है। एक ये फ्री स्टेट में आकर होता है, दूसरा ये प्रोटीन के साथ बाउंड हो। किस प्रोटीन के साथ? फॉर एग्जांपल एल्बुमिन प्रोटीन के साथ। सो 70% मैग्नीशियम जो कि है ये फ्री स्टेट में होता है। 70% ऑफ मैग्नीशियम जो कि इट अकर्स एज फ्री स्टेट।
और जो रिमेनिंग 30% है 30% तो ये बाउंड फॉर्म में होता है। और किसके साथ बाउंड होता है? प्रोटीन के साथ। फॉर एग्जांपल कौन से प्रोटीन के साथ? एल्बुमिन प्रोटीन के साथ। 70% मैग्नीशियम फ्री स्टेट में होता है और रिमेनिंग 30% जो के हैं ये प्रोटीन बाउंड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल एल्बुमिन प्रोटीन। स्मॉल अमाउंट इज कम्प्लेक्स विद एनाइन लाइक फॉस्फेट और सिट्रेट। और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में जो मैग्नीशियम है ये कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कुछ एनाइन के साथ ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट एंड सिट्रेट के साथ ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है। एब्जॉर्प्शन की तरफ आते हैं। ये तो इसका जो कि है प्लाज्मा लेवल का, कि हमारे बॉडी में मैग्नीशियम जो कि है ये कितना लेवल है इसका, और कौन से दो स्टेट में पाया जाता है और किसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। ये तीन बातें हो गई। अब एब्जॉर्प्शन की तरफ आते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ डाइटरी मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब, यानी अगर हम डाइटरी मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब, अबाउट 1/3 ऑफ डाइटरी मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब। अगर हम मैग्नीशियम डाइट में लेते हैं तो इसका 1/3 पार्ट, इन तीन हिस्सों में इसका एक हिस्सा जो कि है ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप 9 मिलीग्राम आप मैग्नीशियम लेते हो तो इसका 3 मिलीग्राम जो कि ये एब्जॉर्ब होगा, 6 मिलीग्राम जो कि है ये डायरेक्ट जो कि फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। यानी तीन हिस्सों में इसका एक हिस्सा एब्जॉर्ब होगा, बाकी हिस्सा जो कि है क्या हो जाएगा, ये फीसिस में एक्सक्रीट हो जाएगा। और इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? इट अकर्स प्राइमरीली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी एब्जॉर्प्शन जो कि है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर होती है। एंड रिमेनिंग इज, रिमेनिंग क्या है कि वन पार्ट तो एब्जॉर्ब होता है, जबकि रिमेनिंग टू पार्ट जो कि ये क्या है, रिमेनिंग टू पार्ट स्पेशली एक्सक्रीटेड इन पीसेज ऑफ, यानी ये पीसेज में फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये इसका एब्जॉर्प्शन हो गया कि एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर होता है, लेकिन कितना एब्जॉर्प्शन होता है? 1/3 पार्ट, 1/3 जो कि है ये इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब कौन से फैक्टर्स है जो मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? एब्जॉर्प्शन इज डबल्ड व्हेन नॉर्मल डाइटरी मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट इज डबल। जितना आप मैग्नीशियम ज्यादा लेंगे, ठीक है ना, डाइटरी में ज्यादा लेंगे तो उतना उसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। डाइटरी कैल्शियम, अब कैल्शियम जो कि है इसका मैग्नीशियम पर बहुत बड़ा इफेक्ट है, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन पर, ठीक है ना। सो कैल्शियम लेवल इन द डाइट इज लो, मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज। अगर कैल्शियम लेवल जो कि है डाइट में लो हो, अगर कैल्शियम का लेवल कम हो, व्हेन कैल्शियम लेवल इन डाइट इज लो, सो मैग्नीशियम की जो एब्जॉर्प्शन है ये ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि कैल्शियम का जो प्रेजेंस है ये इफेक्ट करता है मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन। किस तरह कि अगर कैल्शियम डाइट में ज़्यादा हो तो फिर मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल जो कि है, कैल्शियम का अमाउंट जो कि ये कम हो डाइट में, तो मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, यानी दोनों जो कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक ना। अगर एक हो यानी कैल्शियम ज़्यादा हो, मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन कम होगा, कैल्शियम कम हो तो मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन अकॉर्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कैल्शियम, यानी एक्सेस ऑफ कैल्शियम में फिर मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। विटामिन डी हेल्प्स इन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। अगर विटामिन डी हो, ये तो कैल्शियम का हो गया, ठीक है ना। अब विटामिन डी का क्या लिंक है? अगर विटामिन डी हो तो ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। विटामिन डी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी विटामिन डी जो कि ये मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। पेरथ हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, और इसके अलावा पेरथ हार्मोन और जो ग्रोथ हार्मोन है, ये दो हार्मोन, पेराथायराइड हार्मोन, पेरथ हार्मोन जिसको कहते हैं, और ग्रोथ हार्मोन, ये भी इंक्रीज करता है मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो कैल्शियम जो के है, अब इन तीनों का मैं आपको समरी बताता हूँ। कैल्शियम जो के है ये डिक्रीज करता है, मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। और विटामिन डी, पेराथायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन ये मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, जबकि विटामिन डी, पेरथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन जो के है ये मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हाई प्रोटीन इनटेक इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, और इस तरह विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन और जो ग्रोथ हार्मोन था, इनके अलावा अगर हाई प्रोटीन इनटेक हो, यानी हाई प्रोटीन लेवल जो कि ये भी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, यानी मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। जबकि फैटी एसिड फाइटेट्स
एंड फास्फेट्स डिक्रीज मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन, यानी ये फिर मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। कैल्शियम के अलावा ये जो कि है यानी फैटी एसिड्स, फाइटेट्स और फास्फेट भी मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। ओवरऑल मैं आपको समराइज करता हूँ कि कैल्शियम, फैटी एसिड्स, फाइटेट्स और फास्फेट्स है ये मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यानी हाई प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन हो गया, पैराथायराइड हार्मोन हो गया और विटामिन डी हो गया, ये ऐसे फैक्टर है जो मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को जो कि इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये कौन से फैक्टर है जो मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो ये फैक्टर्स हमने पढ़े। अब एक्सक्रीशन की तरफ आते हैं। मैग्नीशियम इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड फीसेस, स्वेट एंड यूरिन। मैग्नीशियम जो कि है ये बॉडी से लॉस हो जाता है फीसेस में, यानी तीन चीज़ों के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है, फीसेस, स्वेट एंड यूरिन। मोस्टली ये फीसेस में जो कि है एक्सक्रीट होते हैं। इसका जो मेन सोर्स है ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम ये फीसेस है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आप देखिए 60 to 80% ऑफ ओरली टेकन मैग्नीशियम इज लॉस्ट इन फीसेस, यानी जो ओरली आप लेते हो तो ओरली ये केस आप ज़हन में याद रखें कि जो ओरली अगर आप मैग्नीशियम लेते हो तो 60 to 80% इसकी एक्सक्रीशन जो कि ये फीसेस के थ्रू होता है, ठीक है ना। यूरिन में रेगुलेशन ऑफ मैग्नीशियम बैलेंस इज डिपेंडेंट ऑन रीनल मैकेनिज्म। यूरिन के थ्रू किस तरह इसके होता है, एक तो जो मैग्नीशियम का रेगुलेशन है ये रीनल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है ना। रीनल मैकेनिज्म किडनी में इसकी रेगुलेशन होती है। और किस तरह मैग्नीशियम इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम लूप ऑफ हैंड एंड नॉट फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये बात याद रखिए कि मैग्नीशियम की जो रीअब्सॉर्प्शन है ये लूप ऑफ हैंडल से होती है, जबकि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से इसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती है, ठीक है ना। यानी इस तरह के फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम अगर यूरिन में एक्सक्रीट होता जाता है लेकिन बॉडी में इसको कमी होती है तो फिर किडनी क्या करता है कि इसको वापस रीअब्सॉर्ब करता है, लेकिन ये रीअब्सॉर्प्शन लूप ऑफ हैंडल में होगा, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। 3 to 17 मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम इज एक्सक्रीटेड डेली इन नॉर्मल पर्सन। इतना मैग्नीशियम जो कि है डेली जो कि है नॉर्मल पर्सन से इतना मैग्नीशियम एक्सक्रीट होता है, 3 to 17 मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम। तो ये इसकी एक्सक्रीशन हो गया कि मेन सोर्स अगर हम ओरल लेते हैं तो 60 to 80% फीसेज में। यूरिन के थ्रू क्या होता है कि एक तो रीनल मैकेनिज्म के थ्रू इसकी रेगुलेशन होती है, ठीक है ना, और इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है लूप ऑफ हैंडल से, न कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, ठीक है ना। और इतना मैग्नीशियम जो कि ये डेली एक नॉर्मल पर्सन जो कि इसको एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाइपोमैग्नीसीमिया पढ़ते हैं। हाइपोमैग्नीसीमिया क्या है, ठीक है ना। डिक्रीज इन सीरम मैग्नीशियम लेवल देन द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया किसे कहते हैं कि जो सीरम मैग्नीशियम लेवल डिक्रीज होता है तो इसको कहते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन मोस्ट कॉमन फूड स्टफ्स, लो डाइटरी इंटेक। मैग्नीशियम जो कि है ज़्यादा तौर पर जो कि मैग्नीशियम फूड स्टफ में होता है। तो लो डाइटरी इंटेक ऑफ मैग्नीशियम, तो अगर हम इस तरह की डाइट्स कम लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हो आर एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशन इनसफिशिएंसी, तो इससे जो कि है मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कम। जाहिर बात है कि मैग्नीशियम फूड स्टफ में है तो अगर हम फूड में इसको कम ले लें तो फिर इससे जो कि है बॉडी में मैग्नीशियम की लेवल कम हो जाती है। एक अपनाइड बाय इंटेस्टाइनल मलएब्जॉर्प्शन, या अगर इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती है या अगर वोमिटिंग होती है तो मैग्नीशियम जो कि है हमारे बॉडी को पूरा नहीं मिलता है। अगर डायरिया हो तो डायरिया में भी जो कि मैग्नीशियम लॉस हो जाता है और हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की जो कि है ये कमी होती है। और अदर काजेस ऑफ इंटेस्टाइनल लॉस। सिम्टम्स क्या है अगर हाइपोमैग्नीसीमिया अगर होता है हाइपोमैग्नीसीमिया, तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स की तरफ आते हैं। इम्पेयर्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था मैग्नीशियम का कि न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में हेल्प देता है और मसल्स में जो कि इसकी फंक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। सो ये न्यूरोमस्कुलर फंक्शन जो कि हैं ये इम्पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। टिटनी अकर होता है, जिस तरह पहले मैंने कहा था कि इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड टिटनी। हाइपर इरिटेबिलिटी अकर हो जाता है, ट्रीमर अकर हो जाता है, कन्वर्जन्स होता है और मसल वीकनेस अकर होता है। ये सिम्टम्स है हाइपोमैग्नीसीमिया के। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हाइपरमैग्नीसीमिया जो कि है,
Hypermagnesemia increase in serum magnesium that the normal range is called as hypermagnesemia. अगर सीरम मैग्नीशियम लेवल जो कि ज्यादा हो जाता है नॉर्मल लेवल से तो इसको कहते हैं हाइपरमैग्नीसीमिया, इसको कहते हैं। इट इज अनकॉमन बट इज ओकेशनली सीन इन रीनल फेलियर। ये बहुत अनकॉमन होता है लेकिन अमूमन उस वक्त होता है अगर रीनल फेलियर अकर हो जाता है, जब किडनी का जो फंक्शन है ये फेल हो जाता है, रीनल फेलियर केस में ये अकर होता है। इट इज रियरली बी कॉज बाय, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन मैग्नीशियम का नहीं होगा, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन जो कि है ज़्यादा हो जाएगा, या मैग्नीशियम जो कि यूरिन में एक्सक्रीट ही नहीं हो जाएगा तो मैग्नीशियम लेवल जो कि हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ रियरली बिकॉज बाय इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ मैग्नीशियम साल्ट्स। और ये बहुत कम ऐसे केसेस में भी हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाते हैं अगर हम मैग्नीशियम की इंट्रावीनस इंजेक्शन जो कि है ये भी जो कि है हाइपरमैग्नीसीमिया काज करता है अगर हम आईवी इंजेक्शन लगाए मैग्नीशियम साल्ट का। एंड एड्रीनोकॉर्टिकल हाइपोफंक्शन, और इस केस में भी जो कि है मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके क्या सिम्टम्स है, यानी हाइपरमैग्नीसीमिया जो कि है इसके कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम डिप्रेशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो कि ये डिप्रेस हो जाएगा, जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया था, और ये इसका बहुत कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है ना। डिप्रेशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इन हाइपरमैग्नीसीमिया। हाइपरमैग्नीसीमिया का जो कॉमन सिम्टम है वो क्या है, डिप्रेशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, डिप्रेशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये हाइपरमैग्नीसीमिया हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम फिर और मिनरल्स हम डिस्कस करेंगे।